आज से हम एक फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जेएस का फ्रेमवर्क। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nextjs.org है। ठीक है। सो नेक्स्ट जेएस क्या है? ये एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। ठीक है। नेक्स्ट जेएस क्या है? नेक्स्ट जेएस एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। फुल स्टैक का मतलब होता है अगर आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीख जाएं और साथ साथ में बैक एंड टेक्नोलॉजी सीख जाएं, तो बैक एंड टेक्नोलॉजी आप सीख जाएं तो आप कौन से इंजीनियर बन जाएंगे? फुल स्टैक इंजीनियर बन जाएंगे। ठीक है ना। अगर आप फुल नेक्स्ट जेएस सीख लेते हैं तो आप कंप्लीटली आप किस पोजीशन पे कंपनी में काम कर सकते हैं? फुल स्टैक इंजीनियर्स की। ठीक है ना। अगर आपको फ्रंट एंड सीखना है, तो आपको रिएक्ट जेएस आना चाहिए, या आपको व्यू जेएस आना चाहिए, या फिर आपको एंगुलर जेएस आना चाहिए। ठीक है ना। इन टेक्नोलॉजीज को सीखने से, इन फ्रेमवर्क्स को सीखने से आप कौन से इंजीनियर कहलाएंगे? फ्रंट एंड इंजीनियर। अगर आपको बैक एंड इंजीनियरिंग सीखना है तो आप फिर क्या सीख सकते हैं? आप एक्सप्रेस जेएस सीख सकते हैं। ठीक है ना। एक्सप्रेस जेएस आप सीख लें तो आप एक बैकएंड इंजीनियर, एक्सप्रेस जेएस सीख लें या फिर नोड जेएस सीख लें तो आप उसके बैकएंड इंजीनियर्स आप कहलाएंगे। ठीक है ना। अब मैं आपको जो है डायरेक्टली किससे स्टार्ट करवा रहा हूं? नेक्स्ट जेएस से सिखाना चाहता हूं। उसका रीजन ये है कि अगर मैं मान लीजिए आपको एक्सप्रेस जेएस सिखाऊं और इसको सिखाने में मुझे 4 मंथ्स लग जाएं, ठीक है ना, और मुझे पता है, आपको पता चले कि मार्केट में अभी एक्सप्रेस जेएस यूज नहीं हो रहा है, नेक्स्ट जेएस यूज हो रहा है, तो आपको फिर कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग आपको नेक्स्ट जेएस पे चाहिए। तो कम से कम साल भर तो आपको वो चीज आधा टाइम तो आपका उस पर चले जाएगा जो मार्केट में अभी यूज नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्यों ना हम ऐसी टेक्नोलॉजी सीखें, कम समय में हम वो सारी चीजें सीख लें जिससे कि हमें ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम डायरेक्टली कंपनी में अपॉइंट हो सकते हैं। उसके लिए आपको सीखना चाहिए, वो नेक्स्ट जेएस ही सीखना चाहिए। नेक्स्ट जेएस क्या है? नेक्स्ट जेएस अगर मैं सीख लूं, तो मैं फुल स्टैक इंजीनियरिंग की पोस्ट पे मैं काम कर सकता हूं। अगर मैं नेक्स्ट जेएस सीख लेता हूं तो मुझे रिएक्ट जेएस भी सीख जाऊंगा और साथ साथ में एक्सप्रेस जेएस भी सीख जाऊंगा। एक्सप्रेस जेएस मतलब नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है जिससे आप अपना बैकएंड का काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जेएस को सीखना, जिसके अंदर अगर आप नेक्स्ट जेएस को सीखते हो तो आप समझ लीजिए कि आप उसके अंदर किस चीजों को सीखोगे। रिएक्ट की चीजें भी सीखेंगे और साथ साथ एक्सप्रेस की चीजें भी सीखेंगे। आपको पहले दिन से पता है कि हम एक ही लैंग्वेज सीख रहे हैं, दैट इज जावास्क्रिप्ट। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो फिर आप रिएक्ट पे भी काम कर सकते हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप अपने बैकएंड में आप अपना एक्सप्रेस भी सीख सकते हैं। ठीक है ना। बेसिक अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट जेएस आज से आपको सिखाना चालू करता हूं तो बेसिक उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज होगी? वो जावास्क्रिप्ट ही होगी। ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट अगर हमें आती है तो हम फाइनली किसको सीख सकते हैं? नेक्स्ट जेएस को सीख सकते हैं। ठीक है ना। अभी बैकएंड वाली क्लासेस में मैं स्टार्ट तो आपको किससे करवा रहा हूं? नेक्स्ट जे से स्टार्ट करवा रहा हूं, मगर जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स का क्या होगा भाई? तो जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट मैंने फ्रंट एंड में भी सिखा रखे हैं और साथ साथ में बैक एंड में 2-3 क्लासेस में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता दूंगा कि भाई वेरिएबल्स क्या होता है ना, वेरिएबल्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ये 2-3 क्लासेस में फटाफट हम कवर कर सकते हैं। ठीक है। बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट के ही हैं और हमें सीखना क्या है? नेक्स्ट जे से। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जे को सीखना और साथ साथ में जावास्क्रिप्ट के बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वो भी हम सीखते हुए चलेंगे। ठीक है ना। सो आज की डेट का मैं फोल्डर बना लेता हूं। आज है हमारा 10 नवंबर। ये 10 नवंबर का मैंने फोल्डर बनाया और इस फोल्डर में जाके आप VS कोड एडिटर में स्टार्ट कर लीजिए। अब रूल नंबर फर्स्ट, कोई भी प्रोजेक्ट अगर फ्रेमवर्क आप स्टार्ट करते हैं
तो उसके लिए आपको करना पड़ता है, यू हैव टू जनरेट ठीक है। आपको क्या जनरेट करना होता है, पैकेज डॉट जेसन, ठीक है ना। कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करेंगे, पैकेज डॉट जेसन आपको जनरेट करना पड़ता है। उसके लिए आपको npm init -y कमांड चलानी होती है। अब जहां पर हम एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस वालों ने एक ऐसी कमांड दे रखी है जिससे कि आपका पैकेज डॉट जेसन भी जनरेट हो जाएगा और पूरा के पूरा प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपको npm init -y करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक कमांड चलानी है जो कि एक्सप्रेस वालों ने, नेक्स्ट.js वालों ने दे रखा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट.js वालों ने एक पहली कमांड दे रखी है, यहां पर मैंने कॉपी किया और मेरी मशीन में सिर्फ Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। सो मैं यहां पर जाके सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, अपना Node.js का वर्जन चेक करना है। Node-v कमांड से पता चल रहा है कि मैंने अपने लैपटॉप में Node.js का कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रखा है, 22, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक Node.js इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो Node.js की वेबसाइट पे जाके आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। गेट Node.js पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें से 24 करे, 25 करे, 23 करे, 22 करे, भाई कौन सा वर्जन इंस्टॉल करे। तो ये आप Next.js की वेबसाइट पे जाना और इसको Node.js का कौन सा वर्जन चाहिए ये इसके डॉक्यूमेंटेशन में पता चल जाएगा। किस पे जाओगे, डॉक्स पे, और डॉक्स में आप इंस्टॉलेशन पे जाना। इंस्टॉलेशन में आप जाओगे, यहां प्री रिक्विजिट्स दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। आप किस पे काम करना चाहते हो, कौन से फ्रेमवर्क पर, Next.js पर काम करना चाहते हो, तो आपको फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट को भी समझना पड़ेगा कि भाई Next.js जो है उसको Node.js का वर्जन चाहिए, वो भी मिनिमम कौन सा, 20, मतलब या तो 20 हो या 20 से अबव हो। तो मैंने मेरे लैपटॉप में कौन सा वर्जन देखा अभी आपने, 22, तो क्या मैं Next.js पे काम कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी कोई भी आप फ्रेमवर्क अगर स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी आपको क्या देख लेनी चाहिए, सिस्टम रिक्वायरमेंट देख लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए मेरी सिस्टम रिक्वायरमेंट मैच कर रही है, मेरे इसने बोला है कि भाई 20 वर्जन होना चाहिए Node.js का और मेरे इसमें आ रहा है 22, तो मैं काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर इसने क्या बोला है, मिनिमम, मिनिमम का मतलब समझ गए, या तो Node.js का 20 हो तो भी चलेगा, 21 हो तो भी चलेगा, 22 हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप इसकी फर्स्ट वेबसाइट पे चले जाना, लैंडिंग पेज पर, और यहां पर हमें कुछ कमांड्स दी हुई है। इस कमांड को मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा, ये कॉपी हो गया, यहां पर जाके मैं इसको स्टार्ट करूंगा। npx create next step @latest, ये पूरी एक npx की कमांड है। ये मेरे लिए क्या सेटअप कर रहा है, Next.js का प्रोजेक्ट मेरे लिए सेटअप कर रहा है। अब ये बोल रहा है क्या आगे बढ़े, यस। आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ठीक है, ये मुझसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम क्या देना चाहते हो, तो मैंने दे देता हूं Next1 के नाम से, ठीक है ना। हो सकता है मैं कल फिर से प्रोजेक्ट सेटअप करना बताऊं, उस समय उसको नाम क्या दे दूंगा, Next2, ठीक है ना। अपने हिसाब से अपने इसको प्रोजेक्ट को नाम दे रहे हैं, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है वुड यू लाइक टू यूज रिकमेंडेड Next.js डिफॉल्ट्स, ठीक है ना। सो Next.js के साथ में कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स आती हैं, क्या आप उसको रिकमेंड करना चाहते हो, तो मैंने बोल दिया यस। जिसमें Next.js किसके साथ मिलेगा, टाइपस्क्रिप्ट के साथ में, उसको ESLint, Tailwind, CSS, ऐप राउटर, टर्बोपैक की कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आप डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ जाना चाहते हो, तो यहां पर अगर मैं नो कर दूं तो यहां पर वो मुझसे सब कुछ पूछेगा कि आपको 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 टाइपस्क्रिप्ट चाहिए कि जावास्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है ना, आपको ऐप राउटर चाहिए कि पेज राउटर चाहिए, वो अलग अलग चीजें आपसे पूछेगा अगर आप नो करोगे। तो मैं यहां पर कर लेता हूं नो। सो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपको टाइपस्क्रिप्ट चाहिए, Next.js का प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए आपको कौन सी लैंग्वेज यूज करना चाहते हो। तो भाई यहां पर आप समझना, लैंग्वेज तो जावास्क्रिप्ट ही है, मगर जावास्क्रिप्ट का एक इंप्रूव्ड वर्जन, जावास्क्रिप्ट का ही एक इंप्रूव्ड वर्जन किसने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया। और उस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जावास्क्रिप्ट को लिया और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स किए और एक और नई लैंग्वेज बना दी उन्होंने, कौन सी, टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है ना। तो टाइपस्क्रिप्ट का जितना भी कोड है वो सारा के सारा जावास्क्रिप्ट ही है, मगर उसमें कुछ एडिशनल चीजें हैं। समझ में आ रहा है। सो टाइपस्क्रिप्ट क्या कोई अलग लैंग्वेज है कि जावास्क्रिप्ट का ही इंप्रूव्ड वर्जन है, जावास्क्रिप्ट का ही इंप्रूव्ड वर्जन है।
टाइप स्क्रिप्ट कौन सी कंपनी ने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के ओनर कौन है पता ही होगा आपको, बिल गेट्स। पता है ना, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो रखते ही होगे भाई, सॉफ्टवेयर लाइन में हो तो। ठीक है ना। ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे मैं काम कर रहा हूं, विंडोज 10 या 11 जो भी है, ये कौन सी कंपनी का है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम? माइक्रोसॉफ्ट का है। पता है? पता है ना आप सभी को, तो पता होना चाहिए। सो ये मुझसे पूछ रहा है नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करते समय कि आप नेक्स्ट.जेएस में जो कोडिंग करना चाहते हो वो आप जावास्क्रिप्ट से करना चाहते हो कि टाइपस्क्रिप्ट से करना चाहते हो। अभी के लिए प्रोजेक्ट को सिंपल रखने के उद्देश्य से मैं क्या चूज करूंगा? जावास्क्रिप्ट। क्योंकि अभी आपको क्या आती है? जावास्क्रिप्ट आती है, मान के चलते हैं आपको जावास्क्रिप्ट आती है, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा? वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट? मैंने कर दिया नो, मैं टाइपस्क्रिप्ट इस प्रोजेक्ट में यूज नहीं करना चाहता हूं, मुझे तो सिर्फ क्या आता है अभी के लिए? जावास्क्रिप्ट आता है, इसलिए टाइपस्क्रिप्ट यूज करने के लिए बोल रहा है, इसमें आपको कर लेना है नो। फिर ये बोल रहा है विच लिंटर यू वांट टू यूज। अब लिंटर क्या होता है? आप जावास्क्रिप्ट में कोई भी कोड लिखते हो ना, उस कोड को चेक करने की प्रोसेस को लिंटिंग बोला जाता है। ठीक है ना। तो क्या आप कोई लिंटिंग यूज करना चाहते हो? तो बाय डिफॉल्ट जो एरर चेकिंग के लिए जो मॉड्यूल होता है उसे ईएस लिंट बोला जाता है, ECMAScript लिंट। तो मैंने इसको ईएस लिंट ले लिया। ये बोल रहा है कि क्या आप रिएक्ट कंपाइलर यूज करना चाहते हो क्या? तो आप इसको नो कर सकते हो। क्या टेलविंड सीएसएस यूज करना चाहते हो क्या? मैंने इसको नो कर दिया। क्या आप एसआरसी डायरेक्टरी यूज करना चाहते हो क्या? अब जो लोग रिएक्ट सीख के आ रहे हैं, है ना, जिन्होंने फ्रंट एंड का कोर्स करके आ रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है कि जब आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करते हो बाय डिफॉल्ट रूट लेवल पे कौन सी डायरेक्टरी आती है? एसआरसी नाम की डायरेक्टरी आती है कि नहीं आती? कितने ही रिएक्ट के प्रोजेक्ट हमने सेटअप किए। तो जो रिएक्ट सीख के आ रहा है और नेक्स्ट.जेएस सीखने जा रहा है, उसके लिए रिएक्ट का ही फोल्डर स्ट्रक्चर उसको पता है, तो उसके लिए आसान होगा नेक्स्ट.जेएस को समझना। तो यहां पर ये पूछा है कि क्या एसआरसी डायरेक्टरी दे दे, तो अगर हम यस करेंगे तो उससे कुछ ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा, सिर्फ आपको अच्छा लगेगा कि यार रिएक्ट में भी वही फोल्डर स्ट्रक्चर था और नेक्स्ट.जेएस में भी वही फोल्डर स्ट्रक्चर। तो डेवलपर की कंफर्टेबिलिटी के लिए ये बोल रहा है कि क्या आपको एसआरसी डायरेक्टरी चाहिए, तो यहां पर आप कर लेना यस। किस उद्देश्य से? अगर आप रिएक्ट सीख के आ रहे हो ना, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि रिएक्ट के अंदर रूट लेवल पे कौन सी डायरेक्टरी होती है? एसआरसी नाम की डायरेक्टरी होती है। तो यहां पर मैंने यस कर दिया। अब यहां पर ये बोल रहा है क्या आप ऐप राउटर यूज करना चाहते हो क्या? तो अभी आप इसको यस कर लीजिएगा, मैं आपको ऐप राउटर के बारे में भी यहां पर बताऊंगा। ठीक है ना। ये टर्बो पैक यूज करना चाहते हो क्या? अब ये टर्बो पैक क्या है ये चीज में मैं आपको बताऊंगा। फिर ये इंपोर्ट एलियास बोल रहा है, और ये सारा मैंने करके मैं अपना नेक्स्ट वन का प्रोजेक्ट ये इंस्टॉल हो रहा है। अब आप देखिए, मैंने प्रोजेक्ट तो कौन सा इंस्टॉल किया? नेक्स्ट.जेएस। मगर उसके अंदर देखो इंस्टॉल क्या कर रहा है वो? रिएक्ट इंस्टॉल कर रहा है। तो मतलब समझ में आ गया कि अगर मैं नेक्स्ट.जेएस सीख लूं तो उसके अंदर रिएक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सो इसीलिए मार्केट में आज की तारीख में सबसे ज्यादा डिमांड ही किसकी है? नेक्स्ट.जेएस डेवलपर की। क्योंकि जिसको नेक्स्ट.जेएस आता है वो डेवलपर रिएक्ट पे भी काम करने में कैपेबल होगा और बैकएंड में के कोड में भी काम करने में कैपेबल होगा। और आप यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। आप लिंक्डइन पे आप जाइएगा और जॉब डिस्क्रिप्शन में आप नेक्स्ट.जेएस डेवलपर अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, इवन बैंक्स की भी आती है। आप सोचो कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके बैंक ऑफिसर बन सकता हूं कि नहीं बन सकता हूं? बिल्कुल बन सकते हो। बैंक की भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, तो वो भी चीजें हमें देखनी चाहिए। यहाँ आप जॉब्स में गए और सबसे पहले आपको क्या चीजें सर्च करनी है?
आपको सिर्फ नेक्स्ट जेएस आप सर्च करना है कि भाई नेक्स्ट जेएस में क्या है। ठीक है, एक सप्ताह पहले रिक्वायरमेंट आई, ठीक है ना। यहां पर ये देखो, कॉग्निजेंट बहुत बड़ी कंपनी है, बर्कले इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है ना। बजाज फाइनेंस, जिससे आप मोबाइल फाइनेंस करवाते हो, उस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट किस पे है भाई, समझ में आ रहा है। ये देखो नेक्स्ट जेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखो, समझ में आ रहा है। ये देखो, ये देखो, कैपजेमिनी, डेवऑप्स में मैं आपको डॉकर क्यूबरनेटिस सिखाता हूं, वो चीजें यहां पर आ रही है। जितनी भी चीजें मैं सिखाता हूं वो सारी यहां पर आ रही है। जिन लोगों को मैंने रिएक्ट सिखा रखा है वो देखो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, टाइपस्क्रिप्ट, रिडक्स, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है ना, रिएक्ट राउटर, एक्सियोस, फैच एपीआई, सब चीजें मैंने बता रखी है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस विथ नेक्स्ट जेस, क्या बोला है, एक्सपीरियंस विथ नेक्स्ट जेस। अलग अलग कंपनियों का, मैं कोई एक ही कंपनी का नहीं बोल रहा हूं। कंट्रोल एफ किया मैंने, नेक्स्ट जेएस सर्च किया, अगली कंपनी में जाऊं मैं, ये जहां पे भी फुल स्टैक लिखा हो ना, फुल स्टैक में जाके देखना कि वो क्या मांग रहे हैं। इनकी रिक्वायरमेंट आप देखना, ठीक है ना। टाइम टू टाइम आपको चीजें देखते रहनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया सक्सेस। अब ऑलरेडी मैं देखो फोल्डर के अंदर फोल्डर में आ गया हूं, तो मैं इसको बंद करूंगा और बाहर से जाके दोबारा उस फोल्डर के अंदर जाऊंगा, किसमें, 10 नवंबर में नेक्स्ट वन फोल्डर के अंदर, अंदर से जाके मैं कोड डॉट करके वीएस कोड एडिटर में स्टार्ट करूंगा। तो भाई वो जो वर्क स्पेस में जो प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर आ जाए, नहीं तो वो क्या हो रहा है, फोल्डर के अंदर फोल्डर में आ रहा है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर फोल्डर स्ट्रक्चर हुआ। अब इस प्रोजेक्ट को चालू कैसे करें, इसको प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए आपको पढ़नी चाहिए, रीड करनी चाहिए, कौन सी, पैकेज डॉट जेसन। पैकेज डॉट जेसन में एक सेक्शन होता है स्क्रिप्ट वाला सेक्शन। उस स्क्रिप्ट वाले सेक्शन में कुछ कमांड्स होती है, जैसे कौन सी कमांड है, डेव कमांड, कौन सी कमांड है, बिल्ड कमांड, कौन सी कमांड दिखाई दे रही है, स्टार्ट कमांड, कौन सी कमांड दिखाई दे रही है, लिंक कमांड। तो ये सारी कमांडें हैं प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए इन्होंने कौन सी कमांड दे रखी है आपको, डेव और स्टार्ट। तो इस डेव कमांड से मैं कैसे चालू कर सकता हूं, npm run dev, ठीक है ना। अगर मुझे स्टार्ट कमांड चलानी है तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, npm स्टार्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं वन बाय वन आपको करके बता रहा हूं। तो देखिए, जैसे ही मैंने npm run और dev लिखा तो मैंने, मेरा प्रोजेक्ट चल गया, और यहां से जाके मैं नए टैब में जाके अपने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट को चालू करके देख सकता हूं। लोकल होस्ट कॉलर पोर्ट नंबर, और पोर्ट नंबर देखो बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है, 3000 आ रहा है, तो मैं कॉलर 3000। तो ये मेरा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट यहां पर चालू हो गया है, ठीक है, ये हो गया। अब इस पर्टिकुलर, ये जो भी है ये इसका डिफॉल्ट पेज है। इस डिफॉल्ट पेज को आपको करना है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हर जो चीज आपको ब्राउजर पे दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं काय से जनरेट होती है, वो एचटीएमएल से ही जनरेट होती है कि नहीं होती है। दुनिया की भाई कोई सी भी वेबसाइट बना लो, उसका स्ट्रक्चर तो भाई काय से जनरेट होगा, एचटीएमएल से। उसकी डिजाइनिंग काय से होगी, सीएसएस से होगी, और उसके जो लॉजिक्स लिखे जाएंगे उस पे बिहेवियर वो किससे होगी, जावास्क्रिप्ट से। समझ में आ रहा है ना। ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है इसके लिए कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर लिखा होगा, काय में, एचटीएमएल में। यहां पर जाके मुझे अपना नाम लिखना है तो मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे एचटीएमएल स्ट्रक्चर में। तो भाई कहां से करे वो चीज आपको यहां पर देखनी होगी, ठीक है। सो यहां पर हम गए और यहां पर आप देखें
ये मिल गया आपको एसआरसी डायरेक्टरी। इस एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर मिल गया आपको ऐप डायरेक्टरी, और ऐप के अंदर सबसे पहला पेज मिलेगा आपको पेज डॉट जेएसएक्स। ठीक है ना, इस पेज डॉट जेएसएक्स में आप देखिए इतना सारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, ये इतना सारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, और इन सबको अगर आप कोलैप्स करेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। ठीक है ना, इन सबको मैंने हटा रहा हूं। इस रिटर्न के अंदर ये जितने भी एचटीएमएल के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको हटा लेना, और सिंपल सा एक H1 में लेके सिंपल सा एक H1 ले लेना और अपना नाम लिख देना। ठीक है ना, और यहां पर आप आके देखेंगे, ये देखो आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब इस पहले वाले पेज को कंट्रोल करने के लिए जो फाइल है वो पेज डॉट जेएस, ठीक है ना, पेज डॉट जेएस नाम की फाइल है। ठीक है ना, अब इनके स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, इनके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि ये जो जावास्क्रिप्ट फाइल है, इन्हीं जावास्क्रिप्ट फाइल से मेरा क्या कंट्रोल हो रहा है, नेक्स्ट.जेएस का पेज। ठीक है ना, सो यहां पर आप देखो पेज डॉट जेएसएक्स में ये हो गया, ये हो गया। अब इस रूट लेवल पर आप कुछ फाइल्स बना लीजिए। जैसे मैंने टेस्ट डॉट जेएस नाम से फाइल बनाई, और आप W3C ओपन करके अपने बेसिक जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर लो थोड़े बहुत। ठीक है ना, सो यहाँ जावास्क्रिप्ट में गए, क्योंकि भाई आपको काम करना है किस पे, नेक्स्ट.जेएस पे, तो आना क्या चाहिए आपको, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। अब जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है ना, वो चीजें आपको आने चाहिए। शुरुआत होती है वेरिएबल से। ठीक है ना, तो आपको अगर डेटा को होल्ड करना है, वेरिएबल्स बनाना है, तो आप वेरिएबल्स बना सकते हैं यहाँ पर लेट x इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, तो यहाँ पर लेट कीवर्ड करके मैं अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है ना, मैंने एक वेरिएबल लिया x नाम का और एक वेरिएबल लिया मैंने y नाम का। ठीक है, और सर इसको मैं आउटपुट देखने के लिए क्या यूज करूंगा, कंसोल लॉग। ठीक है ना, कंसोल डॉट लॉग, और इन दोनों का आप वैल्यू ऐड कर लो x प्लस वाई, और इसको रन करना है तो मैं नए टर्मिनल ओपन कर लूंगा, और इसको रन करने के लिए नोड स्पेस और उस फाइल का नाम टेस्ट डॉट जेएस। आउटपुट क्या आ गया सर, तो मैंने दो वेरिएबल बनाए। ठीक है ना, इन वेरिएबल को काय से बना सकते हैं, लेट से बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, और आप काय से बना सकते हो, वार से बना सकते हो। ठीक है ना, तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल अभी भी आउटपुट यही आ रहा है। आप इन वेरिएबल्स को आप किससे बना सकते हो, कॉन्स्ट से बना सकते हो। ठीक है ना, ये देखो अभी भी आउटपुट हुई। तो वेरिएबल्स बनाने के लिए आप लेट वार कॉन्स्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, अब फंक्शंस, जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, किसी भी लाइन से पहले अगर डबल स्लैशेस लिख दो तो वो क्या बन जाता है सर, वो कमेंट बन गया। अब मुझे जावास्क्रिप्ट का अगर फंक्शन डिफाइन करना है, तो फंक्शन क्या होता है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। ऐसा कोड जिसको मैं बार बार यूज कर सकूं उसे हम रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड बोलते हैं। ठीक है ना, सो उस ब्लॉक ऑफ कोड को लिखने के लिए मान लीजिए मुझे दो नंबरों को जोड़ना है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, कंसोल डॉट लॉग, दो नंबरों को जोड़ना है, पहला नंबर बता दो 5 प्लस 10। ठीक है ना, और इसका मैं आउटपुट देख लूं, देखो 15 आ रहा है। फिर मैंने आपको बोला कि भाई दो नंबरों को और जोड़ो, कंसोल डॉट लॉग, फिर आपको दोबारा फिर से लिखना पड़ेगा। पहला नंबर क्या है सर बताइए, 10, दूसरा नंबर क्या है 30, सेव किया, फिर आपको जाके फिर से आउटपुट करना पड़ेगा, आउटपुट 50 आ गया। ठीक है ना, तो कोई ऐसा काम जिसे आप बार बार कोड लिख रहे हो सेम काम के लिए, उसके लिए आप क्या बना सकते हो, फंक्शंस बना सकते हो। फंक्शन का काम है रीयूजेबिलिटी, है ना, रीयूज करने का मतलब क्या है, एक बार हो जाए, डिफाइन हो जाए, और उसको मैं बार बार इस्तेमाल कर सकूं। यहां पर क्या हो रहा है, दो नंबरों को जोड़ने के लिए बार बार आपको कंसोल लॉग लिखना पड़ रहा है, कंसोल लॉग लिखना पड़ रहा है ना, मैं जितने नंबर दूंगा उतनी बार आपको कंसोल लॉग लिखना पड़ेगा। तो इसी के लिए, इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, फंक्शंस। तो मैं इसका एक फंक्शन बना सकता हूं। ठीक है ना, तो फंक्शन, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए हम फंक्शन वर्ड का यूज करते हैं। किसका वर्ड यूज करते हैं, फंक्शन स्पेस और फंक्शन का नाम।
तो फंक्शन का नाम जो है ऐसा होना चाहिए जिससे उसका काम पता चल जाए। सो ऐड टू नंबर्स, ठीक है ना। सो ऐड टू नंबर्स। सो फंक्शन से रिलेटेड दो बातें हो गई सर। 2.1 इज व्हाट, फंक्शन डेफिनेशन, और लास्ट में क्या होगा, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग, कॉलिंग को ही क्या बोलते हैं सर, इन्वोकिंग। ये सब सिखा चुका हूं मैं, है ना, फ्रंट एंड में भी सिखाया है मैंने, अभी भी सिखा रहा हूं, और ये चीजें आपको देखनी है, ठीक है ना। तो फंक्शन को डिफाइन ऐसे करना है, कॉलिंग, आपको फंक्शन का नाम और राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन यहां पर आपने दिया। इसके अंदर जो होता है उनको बोला जाता है एक्चुअल आर्गुमेंट। क्या बोला जाता है सर, एक्चुअल आर्गुमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो जब फंक्शन आप कॉल करते हो, राउंड ब्रैकेट में जो पैरामीटर्स, जो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं उसे क्या बोला जाता है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इस तरीके से ऐड टू नंबर्स को मैंने कॉल किया, और यहां पर मुझे दो नंबरों को जोड़ना है, दो नंबर ले लिया मैंने 5,5। तो ये पहला 5 क्या हो गया मेरा, एक्चुअल आर्गुमेंट 1, और दूसरा नंबर क्या हो गया, एक्चुअल आर्गुमेंट 2। और ये यहां से भेजेंगे और यहां रिसीव करेंगे, तो इसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट 1 और फॉर्मल आर्गुमेंट 2, ठीक है ना। सो ये क्या हो गया, एफ ए क्या हो गया, फॉर्मल आर्गुमेंट क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 गया FA1 में, ये अगला 5 गया FA2 में, और इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। कंसोल डॉट लॉग किया और दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, FA1 प्लस FA2। तो ये यहां से ये यहां आ गया, ये यहां से यहां आ गया। ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। ये टेस्ट किया, ये देखो आउटपुट आ गया मेरा 10। ये ऊपर का आउटपुट हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, ये 10 आ गया, ठीक है ना। अब मैं आपसे बोलूं चलो आप दो नंबरों को और ऐड करके बताओ, तो आप बार बार कंसोल लॉग लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फंक्शन कॉल करना है। सो फंक्शन कॉलिंग इज अ, भाई फंक्शन को डिफाइन एक बार किया जाता है और उसकी कॉलिंग मल्टीपल टाइम की जाती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रीयूजेबिलिटी, है ना। एक बार डिफाइन करो, बार बार इस्तेमाल करो, ठीक है ना। आपने एक बार किसी फंक्शन को डिफाइन कर दिया तो पूरा उसका आप कितनी बार उसकी कॉलिंग कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स, जब जब आपको जरूरत लगे। तो मान लीजिए मुझे दो नंबर को जोड़ना है, 50 प्लस 50 को जोड़ना है, तो मैंने फंक्शन कॉलिंग किया और एक्चुअल आर्गुमेंट में मैंने पास कर दिया अपने पैरामीटर्स, और सर यहाँ पर जाके ये देखो ये आ गया 100, हुआ कि नहीं हुआ। सो ये मेरे क्या हो गए, इस तरीके से हो गए। अब अब मान लीजिए फंक्शंस ऐसे भी होते हैं, रिटर्न करते हैं, फंक्शन रिटर्निंग, रिटर्निंग समथिंग, कि कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो कुछ रिटर्न कर दे, ठीक है ना। तो यहां पर फंक्शन से रिलेटेड पहली बात क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन से रिलेटेड दूसरी बात क्या है, फंक्शन कॉलिंग। कॉलिंग को क्या बोलते हैं, इन्वोकिंग बोलते हैं। फंक्शन कॉलिंग इज अ मैनी टाइम प्रोसेस, ठीक है ना। बोल बोल के लिख लिख के याद कर लेना। मुझे दो नंबरों को जोड़ना है तो फंक्शन को मैंने बनाऊंगा फंक्शन ऐड, और यहां पर मैं इस फंक्शंस को दो नंबरों को ले लेता हूं। जब डिफाइन करते हैं उस समय क्या आते हैं, फॉर्मल आर्गुमेंट्स आते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन के अंदर जो वेरिएबल्स आते हैं उनको हम फॉर्मल आर्गुमेंट्स बोलते हैं। कॉलिंग में यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, ऐड नाम के मैंने फंक्शन ले लिए। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 30,40 ले लिया, ठीक है ना। 30,40, ये 30, ये 30 वैल्यू किस में गया, 40 किस में गया, FA2 में। अब इनको मैं यहाँ से रिटर्न करवा सकता हूँ, ठीक है ना, रिटर्न, ठीक है ना। इस फंक्शन के कॉलिंग पर ये रिटर्न होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा FA1 प्लस FA2, इनको मैं क्या कर सकता हूँ, रिटर्न कर सकता हूँ। अगर ये रिटर्न होगा तो यहाँ पर कॉलिंग से जस्ट पहले मेरे को इक्वल टू लगा के अपने रिजल्ट को कैच करना पड़ेगा, ठीक है ना। रिजल्ट को क्या करना पड़ेगा, कैच करना पड़ेगा, और उस रिजल्ट को आगे जाके मेरे को क्या कर सकता हूं, मैं कंसोल लॉग करवा सकता हूं। सो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ कुछ फंडामेंटल्स हैं। देखो 70 आ गई। तो या तो फंक्शन के अंदर डायरेक्टली जाके कंसोल लॉग करवा लो, या फंक्शन के अंदर जाके रिटर्न करवा लो,
तो रिटर्न करवाएंगे तो कॉलिंग से जस्ट पहले आपको उस आने वाले रिस्पॉन्स को लेना पड़ेगा। तो ये हमने रिजल्ट में ले लिया और रिजल्ट को मैंने यूज कर लिया। तो ये चीजें हैं और मोस्टली टाइम पर ये फंक्शंस बने ही होते हैं वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, यहां पर इस तरीके से हो गया। अब हम ये भी देख सकते हैं वेरिएबल्स का काम क्या है। व्हाट इज वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। वेरिएबल का काम क्या है? वेरिएबल्स का काम है डाटा को स्टोर करना इन मेमोरी, ठीक है ना। अब भाई डाटाबेस का काम क्या है? ठीक है ना। वेरिएबल्स का काम क्या है? वेरिएबल्स का काम डाटा को स्टोर करना होता है, वो भी मेमोरी के अंदर, वो भी टेम्परेरी बेसिस पर। समझ में आ रहा है? डाटाबेस भाई सीखा आपने, माइस्क्ल सीखा, सीखा थोड़ा बहुत तो सीखा, पोस्टग्रेस सीखा, मोंगोडीबी सीखा। उस डाटाबेस का काम क्या है? डाटा को परमानेंट स्टोर करके रखना। आप लैपटॉप शट डाउन भी करोगे, अगले दिन चालू करोगे तो डाटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो भाई डाटाबेस का काम है डाटा को परमानेंट सेव करके रखना। और वेरिएबल्स का काम क्या है? डेटा को टेम्पररी बेसिस पर, जब तक वो प्रोग्राम चल रहा है तब तक अगर कोई डेटा को रखना है टेम्पररी बेसिस पर, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कौन सा कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो? वेरिएबल्स। So variable is used to store data in memory permanent temporary basis पर, ठीक है ना। So you are storing data in memory. For storing data on temporary basis we will use variables. So function क्या है? Function is a reusable block of code. ऐसा कोड जिसे मैं एक बार डिफाइन कर दूं, बार बार यूज करूं, उस कोड को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं, क्लास के बारे में देखते हैं। क्लास is a concept that combines functions and variable in one unit. समझ में आ गया? तो अगर मैं फंक्शन को ले लूं और उसको वेरिएबल्स के साथ मिला दूं, इन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर इन दोनों को मिला के एक मेरे पास एक नया कॉन्सेप्ट मिला है, दैट इज क्लास। सो व्हाट इज क्लास? क्लास इज एन एंटिटी विच कंटेन्स फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। सो क्लास क्या है? क्लास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर वेरिएबल्स भी होते हैं और फंक्शंस भी होते हैं। सिंपल भाषा में ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये अपने नॉलेज से मिला, ठीक है ना। तो भाई क्लास क्या है? क्लास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपको दो चीजें मिल जाएंगी। क्या क्या? फंक्शंस और वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो अब मैं अगला आपको क्लास बना के बता रहा हूं, ठीक है ना। फंक्शन से रिलेटेड दो बातें थी, तो क्लास से रिलेटेड भी दो बात। सबसे पहला उधर क्या था? क्लास फंक्शन डेफिनेशन। इधर क्या हो जाएगा? ठीक है ना। उधर क्या होता था? फंक्शन कॉलिंग होता था। इधर क्लास इंस्टांसिएशन होता है, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं क्रिएटिंग क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सो क्लास से रिलेटेड भी दो बातें हैं। चलो जस्ट यहां पर ले लेते हैं, जस्ट ऊपर ले लेते हैं। मैं क्या बना दूं? एक वेरिएबल ले लेता हूं। सबसे पहले मैंने लेट एक वेरिएबल लिया x, एक वेरिएबल लिया मैंने लेट x इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। और मैं इसको कंसोल लॉग करवा लूं। ये x को मैंने कंसोल लॉग करवाया, आउटपुट देखा, देखो 10 प्रिंट हो गया। तो भाई x क्या है? वेरिएबल। चलो आगे बढ़े, मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है ना। फंक्शन डेफिनेशन इज वन टाइम प्रोसेस। और दूसरा क्या हो गया? मेनी टाइम प्रोसेस, ठीक है ना।
अब यहाँ पर मैं फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर मैं रिटर्न करवा लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ऐड नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। भाई पहला नंबर क्या है, पहला नंबर मैं ले लिया 10,20। तो 10 को लेने के लिए मुझे फॉर्मल आर्गुमेंट लेना पड़ेगा। 10 को स्टोर करने के लिए फॉर्मल आर्गुमेंट 1, फॉर्मल आर्गुमेंट 2, और यहाँ पर fa1 प्लस fa2 लिया मैंने। और चूंकि मैं रिटर्न कर रहा हूं इसलिए कॉलिंग से पहले मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल टू लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर मैंने रिजल्ट लेना पड़ेगा। रिजल्ट को भी मैं वार रिजल्ट ले सकता हूँ, और आगे जाके मैं इसको कौन सा लॉक करना पड़ेगा मेरे को। ये रिजल्ट को लिया मैंने, और यहाँ पर आप जाओ, ये देखो 30 आ गया। आगे कि नहीं आ गया। अब वेरिएबल और फंक्शंस को अगर मैं किसी एक चीज के अंदर रख सकूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लास। ठीक है ना। तो क्लास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर वेरिएबल्स भी होंगे और फंक्शंस भी होंगे। सो यहाँ पर हमने देखा कि क्लास को अगर मुझे बनाना है तो यहाँ पर मैं क्लास कैसे बना सकता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट क्लास वाले सेक्शन पे गए। सो क्लास के अंदर क्लास बनाने के लिए आपको क्लास वर्ड का यूज करना पड़ेगा, क्लास और क्लास का नाम। तो क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है ना। फंक्शन आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मगर उसका पहला लेटर स्मॉल लेटर में होगा। जैसे ऐड में मैंने ए स्मॉल में लिखा, इधर अगर मुझे ऐड नाम का या ए नाम का या माय क्लास नाम का मैंने ये किया, ठीक है ना। तो इस लिखने के तरीकों को हम बोलते हैं पास्कल केस। क्या बोलते हैं सर, पास्कल केस। पास्कल केस में क्या होता है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, ठीक है ना, और जिसमें सारा ही स्मॉल में हो। ठीक है ना। जैसे यहां पर मैंने बोल दिया ऐड 2 नंबर्स, फंक्शन का नाम क्या है, ऐड 2 नंबर्स। तो आप देखेंगे इस पैटर्न को बोला जाता है केमल केस। क्या बोला जाता है, केमल केस। ठीक है ना सर। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, केमल केस। अपने को ये आते हैं सारे कॉन्सेप्ट, सारे आते हैं। ठीक है। सो केमल केस और पास्कल केस। अब यहां पर ये मैंने क्लास लिया और यहां पर अब आपको डिफाइन करनी है। पहला मुझे वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे और दूसरा यहां पर मुझे क्या डिफाइन करने पड़ेंगे, फंक्शंस डिफाइन करेंगे। अगर क्लास के अंदर वेरिएबल डिफाइन करना है तो उसको वेरिएबल नहीं कहा जाता है, उसको बोला जाता है प्रॉपर्टीज। और अगर फंक्शन डिफाइन करना है तो उसको हम बोलते हैं मेथड्स। ठीक है ना। तो क्लास के अंदर अगर मुझे कोई वेरिएबल बनाना है तो मैं वेरिएबल बनाने के लिए यहां पर मैं यहां पर ठीक है। तो यहां पर आपको लेट वार कॉन्स नहीं लिखना है। ठीक है ना। जैसे आप क्लास के बाहर कोई वेरिएबल बनाना है तो लेट लिखना पड़ता है, वार लिखना पड़ता है, कॉन्स लिखना पड़ता है। मगर इसके अंदर ना तो लेट लिखना है ना वार लिखना है, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है। मैंने 2 वेरिएबल बना लिए, एक्स एक्स और वाई वाई। ये 2 वेरिएबल बना लिए। इन दोनों वेरिएबल को मुझे इसके अंदर ऐड करना है। सो यहां पर अंदर जाके ऐड नंबर्स नाम से मैंने मेथड ले ली और इनको कंसोल लॉग किया मैंने, console.log। अब आप देखिए क्लास के बाहर अगर आप कोई फंक्शन बनाते हो तो फंक्शन लिखना पड़ता है, मगर वही फंक्शन अगर क्लास के अंदर बनाओगे तो उस फंक्शन वर्ड को नहीं लिखना होता है। समझ में आ रहा है। सो क्लास क्या है, क्लास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आप वेरिएबल्स को भी रख सकते हैं और फंक्शंस को भी रख सकते हैं। जो वेरिएबल रखे जाते हैं उनको वेरिएबल ना बोलते हुए क्या बोला जाता है, क्लास प्रॉपर्टी। और जो फंक्शंस रखे जाते हैं उनको फंक्शन नहीं बोला जाता है, फिर बोला जाता है क्लास मेथड्स। ठीक है ना। फिर ये 2 नंबर हो गए और यहां पर मैंने fa1 fa11 fa22 ले लिया और यहां से मैंने इसको ये कर लिया कि मैं नहीं भी ले तो मैं इस क्लास के अंदर इन प्रॉपर्टीज को मैं एक्सेस कर सकता हूं। या मैं अभी सिंपल सा ये बता दूं कि आपके पास एक सिंपल सी क्लास है और उस क्लास के अंदर 2 प्रॉपर्टीज हैं
और उनको अगर आपको एक्सेस करना है, क्लास के अंदर किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लास ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला है लेट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ऑफ क्लास नेम। ये फॉर्मूला दे रहा हूं सर मैं। तो सीईओ को बोला जाता है यहाँ पर क्लास एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। भाई सीईओ का क्या मतलब होता है, क्लास एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। सो लेट, अब यहां पर मैंने बोल दिया सीईओ 1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ विच क्लास, माई क्लास। ये मैंने लिया। अब इस क्लास एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से मैं मेंबर को एक्सेस कर सकता हूं। सीईओ 1 डॉट मेंबर लिया, ठीक है ना। कौन सा मेंबर एक्सेस करना है मुझे, सीईओ 1 डॉट, मुझे एक्स को एक्सेस करना है, तो मैं इसको क्या करवा लूं, कंसोल लॉग करवा लूं। ये मैंने कंसोल लॉग करवाया, और यहां से आप जाके ये टेस्ट कर लो, ये 10 आ गया, प्रिंट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं इसको 200 ले लूं, इसको मैंने 200 ले लिया और इसको मैंने 100 ले लिया, तो अब आप देखना 200 प्रिंट हो गया। तो क्लास के अंदर किसी भी मेंबर को एक्सेस करना है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इसी तरीके से मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपने किया, और यहां पर फिर मेथड्स बनाने के लिए आप इस दिस का यूज करेंगे, ठीक है ना। दिस क्या है, यहां पर दिस हम देखते हैं, सीआईओ है। सीआईओ मतलब क्लास इंटरनल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्लास के इंटरनल ऑब्जेक्ट को हम दिस बोलते हैं। दिस क्या है, क्लास का इंटरनल ऑब्जेक्ट है। सो दिस डॉट एक्स एक्स प्लस दिस डॉट वाई वाई। सो ये इस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं। क्लास का क्लास एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट 1 डॉट, इस मेथड को ऐड नंबर्स वाली मेथड को मैंने कॉल किया और आउटपुट देखा, तो देखो मेरा आउटपुट क्या आ गया, 300 आ गया, क्योंकि इस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से मैंने इस मेंबर को कॉल किया, इस मेथड को कॉल किया, उसने इंटरनल प्रॉपर्टीज को ली और उनको ऐड करके रिजल्ट बता दिया। तो ये इस तरीके से ये बेसिक्स हैं थोड़े बहुत, ठीक है ना। सो वेरिएबल्स, फंक्शंस और क्लास, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की जब भी हम बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में एक तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और दूसरा क्लास ऑब्जेक्ट होता है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कैसे डिनोट किए जाते हैं, कर्ली ब्रेसेस, और उसमें होता है P:V वाला फॉर्मेट, या फिर कर्ली ब्रेसेस से डिनोट किए जाते हैं, उनमें होता है की:\वैल्यू, ठीक है ना। या तो उसमें की होगा और वैल्यू होगा, या उनको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से उनको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। सो ठीक है, सो पहले मैं ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बता देता हूं, इसी में गए, ठीक है ना। और आप चाहो तो नई फाइल बना लो, किस नाम से, test2.js नाम से, ताकि कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कंफ्लिक्ट ना करे, हर चीजों को अलग अलग समझ लो, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही अपने को आगे चल के काम में आने वाले हैं। तो यहां पर ये मैंने test2 लिया, अब यहां पर मैंने लिया लेट स्टूडेंट्स, ठीक है ना। स्टूडेंट नाम का मुझे ऑब्जेक्ट बनाया, ये जैसे ही मैंने करली ब्रेसेस ले लिया, तो इसमें जानकारी कैसे आएगी मेरी, P:\V के फॉर्मेट में आएगी। तो यहाँ पर मेरा प्रॉपर्टी ले लिया, यहाँ पर मैंने जैसे ये नेम ले लिया, जैसे नेम, और मैंने ले लिया सरनेम,
ठीक है ना। तो इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही है, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू के पेयर में आ रही है। तो यहाँ पर मैंने नेम ले लिया फॉर एग्जांपल राकेश, और यहाँ पर मैंने सरनेम ले लिया, मैंने अगली प्रॉपर्टी क्या ले ली, सरनेम ले ली, और इस इंफॉर्मेशन को मुझे एक्सेस करना है तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ console.log, और इसको भी मैं एक पैटर्न से एक्सेस कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर के पैटर्न। तो मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट, उसके बाद डॉट लगाना ही है, और उसमें मुझे कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, नेम नाम की। अब ये मैं हिट करूंगा यहाँ पर टेस्ट टू, तो देखो राकेश प्रिंट हो गया। तो ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर से आप जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस कर सकते हो, और ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर से आप क्लास के ऑब्जेक्ट को भी, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस कर सकते हो। कि आपके पास अगर कोई क्लास है, आपके पास कोई अगर क्लास है तो उस क्लास का क्या बना सकते हो आप, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है ना। तो जब भी न्यू वर्ड आ जाए तो समझ लेना कि वो आपका क्या है, आपके जावास्क्रिप्ट क्लास का एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है। और उससे भी एक्सेस ऐसे ही होगा कि क्लास एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर, तो यहां पर भी वही पैटर्न चल रहा है। इसको भी आप क्लास एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या नॉर्मली ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर बोल सकते हैं, और इससे आपका ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको हेलो, यहाँ पर मैं कंकैटिनेट कर दूं, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट में कंकैटिनेट भी कर सकते हैं, कि मैं कॉमा लगा के भी आउटपुट देख सकता हूँ, हेलो राकेश, ठीक है ना। तो मोस्टली यही कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला आज आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, कि इन कॉन्सेप्ट पे आप प्रैक्टिस कर लेना जो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है ना। सबसे पहला वेरिएबल्स, दूसरा फंक्शंस, तीसरा क्लास, चौथा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स प्लस फंक्शन। भाई क्लास क्या है, क्लास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स प्लस फंक्शन, ठीक है ना। ये समझने के लिए, इंटरव्यू में जवाब देने के लिए बुक वाली डेफिनेशन, मगर अपने समझने के लिए भाई क्लास क्या है, क्लास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम वेरिएबल को भी रख सकते हैं और फंक्शंस को भी रख सकते हैं, और दोनों को भी रख सकते हैं, ठीक है ना। सो ये हो गया फंक्शंस क्या है, फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, ऐसा कोड जिसे हम बार बार यूज कर सके। वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर डेटा, है ना। डेटा को स्टोर करने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, वेरिएबल्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक 4 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आने चाहिए, और फिर हम धीरे धीरे नेक्स्ट जेएस की ओर आगे बढ़ेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप पेज डॉट जेएसएक्स को भी ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उसके अंदर क्या यूज हो रहा है, फंक्शन यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी जो मैंने आपको बताया है इसके अंदर ये फंक्शन, ये नेक्स्ट.जेएस के अंदर ये होम नाम का फंक्शन यूज हुआ, उन्होंने बना रखा है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। जैसे कि अभी क्लास के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने एक मेथड बनाई थी, एड टू नंबर्स नाम की मेथड बनाई थी, और उस फंक्शन के अंदर कौन सा वर्ड आ गया, रिटर्न। तो वो फंक्शन रिजल्ट को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी आप देखोगे, जो आपके पास जो फंक्शन है नेक्स्ट.जेएस का, वो भी क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, मगर वो रिटर्न क्या कर रहा है, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये चीजें धीरे धीरे कंपेयर कर करके समझ में आएगी। तो आपको एक चीज दिमाग में बिठा लेनी है कि नेक्स्ट.जेएस क्या यूज कर रहा है, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहा है, पाइथन यूज कर रहा है क्या, नहीं, जावा यूज कर रहा है क्या, नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट.जेएस बेसिकली कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहा है, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट हैं वो यूज में आएंगे। तो आप W3C स्कूल्स पे जाना, और यहाँ पर ये जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट हम देखेंगे जो हमें जरूरत है। नहीं तो एक एक कॉन्सेप्ट को करने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने अपने को चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको नेक्स्ट.जेएस सिखाऊंगा, मगर उस नेक्स्ट.जेएस में अपने को मेनली जो जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट यूज में आने हैं वो हमको ज्यादा फोकस करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।